द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम अ रिवेट होल सेंटर टू द नियरेस्ट एज ऑफ द प्लेट इज कॉल्ड। क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि रिवेट होल सेंटर से प्लेट के निकटतम किनारे तक की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है लीड, दूसरा ऑप्शन है पिच, तीसरा ऑप्शन है मार्जिन और चौथा ऑप्शन है लैग। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि रिवेट होल्ड सेंटर से प्लेट के निकटतम किनारे तक की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मार्जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ riveted joint, the edge of plate are simply laid over each other and riveted. This joint is called। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि रिवेट किए गए जोड़ में प्लेटों के किनारों को बस एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है और रिवेट किया जाता है, तो इसे कौन सा जोड़ कहा जाता है, मतलब रिवेट कौन सा जॉइंट कहा जाता है रिवेटिंग का। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है लैप जॉइंट, दूसरा ऑप्शन है बट जॉइंट, तीसरा ऑप्शन है एज जॉइंट और चौथा ऑप्शन है कॉर्नर जॉइंट। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि रिवेट किए गए जोड़ में प्लेटों के किनारों को बस एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है और रिवेटिंग किया जाता है, तो इसे कौन सा रिवेटिंग जॉइंट कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लैप जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजस्ट रिवेट इन अ सेम रो मेजर्ड पैरेलल टू द सीम और एज ऑफ द प्लेट इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक ही पंक्ति में दो एडिसेंट रिवेट के बीच सेंटर से सेंटर की दूरी सीम या फिर प्लेट के किनारे के समांतर मापी गई दूरी क्या कहलाती है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है लीड, यस, दूसरा ऑप्शन है पिच, तीसरा ऑप्शन है मार्जिन और चौथा ऑप्शन है लैग। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि एक ही पंक्ति में दो एडजस्ट रिवेटिंग के बीच सेंटर से सेंटर की दूरी सीम या फिर प्लेट के किनारे के समांतर मापी गई दूरी क्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, caulking and fullering are the operation done to make riveted joint। riveted joint बनाने के लिए कल्किंग और फुलरिंग ऑपरेशन किया जाता है, मतलब किस लिए किया जाता है कल्किंग और फुलरिंग ऑपरेशन रिवेटिंग जॉइंट के समय। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फ्लेक्सिबल, दूसरा ऑप्शन है स्ट्रांग, तीसरा ऑप्शन है रस्ट प्रूफ और चौथा ऑप्शन है लीक प्रूफ। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि रिवेटिंग जॉइंट बनाने के लिए कल्किंग और फुलरिंग ऑपरेशन क्यों किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लीक प्रूफ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a riveted joint, pitch the distance between two adjacent rivet in the same row measured parallel to the same is it is usually equal to। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक रिवेट जॉइंट पिच में एक ही पंक्ति में दो आसन्न रिवेट के बीच की दूरी होती है जिसे सीम के समांतर मापा जाता है और यह आमतौर पर किसके बराबर होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डायमीटर ऑफ द रिवेट होल, मतलब रिवेट होल के डायमीटर के बराबर, या फिर दूसरा ऑप्शन है 2 इंटू डायमीटर ऑफ द रिवेट होल, मतलब रिवेट होल के 2 गुना या फिर रिवेट होल के 3 गुना या फिर रिवेट होल के 4 गुना। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक रिवेट जॉइंट में पिच में एक ही पंक्ति में दो आसन्न रिवेट के बीच की दूरी होती है तो जिसे सीम के समांतर मापा जाता है, तो आमतौर पर यह किसके बराबर होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डायमीटर ऑफ द रिवेट होल, मतलब रिवेट होल के डायमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ परमानेंट फास्टनर। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक परमानेंट फास्टनर का प्रकार है जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है क्वार्टर जॉइंट, दूसरा ऑप्शन है फ्लैंज कपलिंग, तीसरा ऑप्शन है नक्कल जॉइंट, चौथा ऑप्शन है रिवेटेड जॉइंट। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परमानेंट फास्टनर का प्रकार है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रिवेटेड जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डॉली इज द नेम गिवन टू अ कैटेगरी ऑफ टूल्स यूज्ड इन। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक डॉली में प्रयुक्त उपकरण की एक श्रेणी को दिया गया नाम है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि डॉली के बारे में, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है शेपिंग शीट मेटल, मतलब शीट मेटल की शेप बनाने के लिए डॉली का उपयोग किया जाता है, या फिर दूसरा ऑप्शन है शोल्डरिंग शीट मेटल, मतलब शोल्डरिंग करने के लिए डॉली का उपयोग करते हैं, या फिर तीसरा ऑप्शन है पायर्सिंग शीट मेटल के लिए, या फिर चौथा ऑप्शन है टेस्टिंग शीट मेटल के लिए। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक डॉली में प्रयुक्त उपकरण की एक श्रेणी को दिया जाता है, मतलब कौन सा नाम दिया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, शेपिंग शीट मेटल, मतलब शीट मेटल की अगर हमें शेप देना है तो उस समय डॉली का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग टूल्स इज यूज्ड फॉर फ्लैटनिंग द मेटल अराउंड द पंचेज होल। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि पंच किए गए होल के चारों ओर धातु को समतल करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बॉल पिन हैमर, दूसरा ऑप्शन है रिवेटिंग हैमर, तीसरा ऑप्शन है सेटिंग हैमर, चौथा ऑप्शन है स्लेज हैमर।
तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि पंच किए गए होल के चारों ओर धातु को समतल करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बॉल पिन हैमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन रीजन फॉर यूजिंग एल्यूमिनियम शीट। निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम शीट का उपयोग करने का सामान्य कारण है। एल्यूमिनियम शीट हम किस लिए उपयोग करते हैं, इसके जो कौन सा एक सामान्य कारण जो क्वेश्चन ने पूछा है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है लाइटनेस, मतलब हल्का होता है। दूसरा ऑप्शन है ब्रिटलनेस, जो भंगुर होता है। तीसरा ऑप्शन है सॉफ्टनेस। चौथा ऑप्शन है हार्डनेस। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम शीट का उपयोग करने का सामान्य कारण है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाइटनेस, मतलब वह वजन में हल्का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थिकनेस ऑफ द शीट मेटल इज इंडिकेटेड बाय अ सीरीज ऑफ नंबर्स विच इज कॉल्ड एज। क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि शीट शीट मेटल की मोटाई संख्याओं की एक श्रृंखला द्वारा दर्शाया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है नंबर साइज, दूसरा ऑप्शन है स्टैंडर्ड साइज, तीसरा ऑप्शन है गेज, या फिर चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि शीट मेटल का जो थिकनेस होता है, जैसे कोई भी हम राउंड बार या फिर फ्लैट लाते हैं तो उसके थिकनेस के हिसाब से जाना जाता है, जो में गिना जाता है। तो उसी तरह से शीट मेटल का अगर थिकनेस हमें गिनना है तो किस में गिना जाता है, नंबर में, साइज में, या फिर गेज में। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी है, जो गेज है। गेज में शीट मेटल का जो साइज गिना जाता है, जैसे मान लीजिए कि 14 गेज, 16 गेज, 18 गेज, 20 गेज, इस तरह से गेज में गिना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द टैप ड्रिल साइज इन मिलीमीटर टू टैप M12 इंटू 1 mm पिच थ्रेड। तो हमें कैलकुलेट करना है टैप ड्रिल साइज। तो सबसे पहले हम ऑप्शन और आंसर देखते हैं, उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन में फार्मूला के साथ किस तरह से सॉल्व किया जाता है वो भी हम बताएंगे आपको। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि M12 इंटू 1 mm पिच, इसका जो टैप ड्रिल साइज का हमें कैलकुलेट करना है, तो इसका आंसर क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 9.6 mm, दूसरा ऑप्शन है 10.8 mm, तीसरा ऑप्शन है 11.38 mm, चौथा ऑप्शन है 11.62 mm। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि हमें कैलकुलेट करना है टैप ड्रिल साइज, जो साइज दिया गया था M12 इंटू 1 mm। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी, 10.8 mm। तो किस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में, सबसे पहले फार्मूला में यूज करना है। TDS मतलब होता है टैप ड्रिल साइज माइनस 2 इंटू डी, मतलब डेप्थ ऑफ थ्रेड, और मल्टीप्लाई बाय पिच। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टैप ड्रिल साइज कितना दिया 12 mm, इसके बाद माइनस 2 गुणाकार 0.61, ये हमारा होता है मेट्रिक थ्रेड का डेप्थ, और पिच कितना दिया है 1 mm। इसके बाद का स्टेप होता है, ये सबसे पहले इसका गुणाकार करना है, तो इसका गुणाकार आ जाता है 1.22 mm, तो इसे माइनस करना है 12 से, तो इसका आंसर इतना आता है 10.78 mm। तो इसका राउंड फिगर में इसका साइज आ जाता है 10.8 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कूलेंट इज यूज्ड फॉर ड्रिलिंग द एल्यूमिनियम जॉब। एल्यूमिनियम जॉब की ड्रिलिंग करने के लिए कौन से कूलेंट का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ड्राई एयर, दूसरा ऑप्शन है केरोसिन, तीसरा ऑप्शन है सोल्यूबल ऑयल, चौथा ऑप्शन है मिनरल ऑयल। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, एल्यूमिनियम जॉब की ड्रिलिंग करने के लिए किस कूलेंट का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरोसिन। केरोसिन कब यूज करते हैं एल्यूमिनियम की ड्रिलिंग करते समय, जैसे एल्यूमिनियम हमारा सॉफ्ट मेटल होता है, तो इसके ड्रिलिंग करते समय ड्रिल के कटिंग एज में ये एल्यूमिनियम मटेरियल चिपक जाता है, तो एल्यूमिनियम मटेरियल नहीं चिपकना चाहिए, इसलिए बीच बीच में केरोसिन का उपयोग किया जाता है, कंटिन्यू नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द ड्रिल साइज फॉर कैलकुलेट द ड्रिल साइज फॉर 20 mm rimmed hole using the formula under size of hole 0.3 mm and over size of drill 0.5 mm। तो क्वेश्चन में सबसे पहले ध्यान देना है कि हमें एक रिमिंग ड्रिल का साइज कैलकुलेट करना है, जिसमें रिमिंग करना है, हमें 20 mm का रिमिंग करना है, तो जिसके लिए हमें ड्रिल का साइज निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम इसका ऑप्शन देखते हैं, इसके बाद इसका आंसर, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन आपको दिखाएंगे फार्मूला के साथ। तो सबसे पहला ऑप्शन है 19.80 mm, दूसरा ऑप्शन है 19.75 mm, तीसरा ऑप्शन 19.70 mm, चौथा ऑप्शन है 19.65 mm। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक फार्मूला दिए गए, फार्मूला का उपयोग करके 20 mm का अगर रिमिंग करना है तो उसमें ड्रिल कितने साइज का किया जाता है कैलकुलेट करना था, तो इसका आंसर आ जाता है 19.65 mm, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में फार्मूला सबसे पहले क्या लिखना है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, ड्रिल साइज इज इक्वल टू रिमर साइज माइनस ब्रैकेट में अंडर साइज प्लस ओवर साइज। तो हमारा रिमिंग साइज कितना दिया है 20 mm, माइनस में माइनस का सिंबल, उसके बाद ब्रैकेट में
अंडर साइज जो हमें दिया है क्वेश्चन में 0.3 और उसका जो प्लस में ओवर साइज 0.05। तो इन दोनों का प्लस करने के बाद कितना आता है 0.35 mm। उसके बाद 20 से इतना माइनस करने तो हमारा टोटल साइज आता है ड्रिल का 19.65 mm। और रिमिंग का फॉर्मूला यही होता है, अगर हमें ड्रिल साइज निकालना है रिमिंग के लिए तो रिमिंग साइज माइनस ब्रैकेट में अंडर साइज प्लस ओवर साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट टैप ड्रिल फॉर टैपिंग M16 टैप। M16 टैप करने के लिए सही टैप ड्रिल क्या है, मतलब इसमें भी टैप ड्रिल साइज कैलकुलेट करना है जिसमें साइज दिया गया है M16। तो M16 की टैप ड्रिल साइज कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम ऑप्शन और आंसर देते हैं, उसके बाद फार्मूला के साथ आपको कैलकुलेट करके देते हैं। तो ऑप्शन पहला है 14 mm, दूसरा ऑप्शन है 14.16 mm, तीसरा ऑप्शन है 15.03 mm, चौथा ऑप्शन है 15.08 mm। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था M16 के लिए टैप ड्रिल साइज कैलकुलेट करना था, तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए 14 mm। किस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में। फार्मूला सबसे पहले टैप ड्रिल साइज माइनस पिच। तो टैप ड्रिल साइज कैलकुलेट करने के लिए दो फार्मूला होता है, एक थ्योरेटिकल एक प्रैक्टिकल। तो इसके पहले के क्वेश्चन में आपको थ्योरेटिकल दिखाया था जो पॉइंट में वैल्यू आती है, और जो प्रैक्टिकल वाला फार्मूला हम यूज करते हैं प्रैक्टिकली करने के लिए डायरेक्ट वाला फार्मूला होता है टैप ड्रिल साइज माइनस पिच। जो हमें साइज दिया जाता है और उसका जो स्टैंडर्ड पिच होता है डायरेक्टली माइनस करना है। तो जैसे साइज दिया है हमें M16 मतलब 16 mm और माइनस हमें इसका स्टैंडर्ड पिच होता है 16 mm का पिच होता है 2 mm। तो डायरेक्टली इसे माइनस करने के बाद आंसर आ जाता है हमारा 14 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द पॉसिबल केस व्हेन अ ट्विस्ट ड्रिल प्रोड्यूस अ रफ होल ऑन द जॉब। कौन सा संभावित कारण है जब एक ट्विस्ट ड्रिल वो जॉब पर रफ होल तैयार करता है, मतलब ड्रिलिंग करने के बाद अगर होल हमारा रफ होता है तो उसमें कौन सा कारण हो सकता है। तो उसके लिए पहला ऑप्शन है द क्लियरेंस एंगल इज टू बिग, मतलब क्लियरेंस एंगल बहुत ज्यादा है। दूसरा ऑप्शन है कटिंग इज टू स्मॉल, मतलब कटिंग स्पीड बहुत कम है। तीसरा ऑप्शन है क्लियरेंस एंगल टू स्मॉल, मतलब क्लियरेंस एंगल कम है। या फिर चौथा ऑप्शन है फीड रेट इज टू हाई, मतलब फीड रेट बहुत ज्यादा है। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि ड्रिलिंग करने के बाद जो रफ होल तैयार होता है इसका कारण क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी फीड रेट इज टू हाई, मतलब फीड की दर बहुत ज्यादा होने की वजह से ड्रिल किया हुआ होल रफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आई होल ऑफ द हैमर इज ओवल एंड टेपर टूवर्ड द सेंटर बिकॉज। हथौड़े के आई होल अंडाकार होता है और सेंटर की ओर पतला होने का कारण क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है इट रेड्यूस द वेट लॉस, मतलब इसके वजन कम करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है इट इज इजी टू मैन्युफैक्चर, मतलब बनाने के लिए बहुत इजी होता है। तीसरा ऑप्शन है इट रेड्यूस द एफर्ट रिक्वायर्ड टू हैमर, और चौथा ऑप्शन है टू वेज द हैंडल, मतलब हैंडल को फिट करने के लिए। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि हथौड़े की आई होल अंडाकार में होता है और सेंटर की ओर टेपर क्यों दिया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी टू वेज द हैंडल, मतलब हैंडल को वेज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज विच हेल्प टू मैन्युफैक्चर। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैलेबिलिटी धातुओं का वह गुण है जो निर्माण में सहायक होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रॉड्स, दूसरा ऑप्शन है प्लेट, तीसरा ऑप्शन है थिन शीट और चौथा ऑप्शन है वायर। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि मैलेबिलिटी धातुओं का वह गुण होता है जो मैन्युफैक्चरर में मदद करता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी थिन शीट। अगर हमें थिन शीट तैयार करना है तो उस समय मटेरियल में मैलेबिलिटी का गुणधर्म होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंगल मेक द रेक एंगल इन अ ट्विस्ट ड्रिल। ट्विस्ट ड्रिल में कौन सा एंगल रेक एंगल तैयार करता है, मतलब रेक एंगल बनाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है चीजल एंगल, दूसरा ऑप्शन है पॉइंट एंगल, तीसरा ऑप्शन है हेलिक्स एंगल और चौथा ऑप्शन है लिप क्लियरेंस एंगल। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था ट्विस्ट ड्रिल में कौन सा एंगल रेक एंगल बनाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हेलिक्स एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच हेल्प टू मैन्युफैक्चरर। तो डक्टिलिटी धातु का वह गुण है जो मैन्युफैक्चरिंग करने में सहायता करता है। कौन सा मैन्युफैक्चरिंग करने में सहायता करता है, जो क्वेश्चन है पूछा गया है। तो इसका पहला ऑप्शन है वायर्स, दूसरा ऑप्शन है शीट, तीसरा ऑप्शन है पाइप, चौथा ऑप्शन है प्लेट। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था कि डक्टिलिटी धातु का वह गुण है जो जिसके सहायता से हम निर्माण कर सकते हैं, जो क्वेश्चन ने पूछा था, उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वायर्स। डक्टिलिटी प्रॉपर्टी की वजह से हम मेटल के सहायता से वायर तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेस ऑफ एनविल एंड स्पिंडल ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर इज मेड ऑफ। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि आउटसाइड माइक्रोमीटर के एनविल का फेस और स्पिंडल का फेस कौन से धातु से बना होता है। इसके लिए पहला ऑप्शन है कास्ट आयरन, दूसरा ऑप्शन है स्टील, तीसरा ऑप्शन है टंगस्टन कार्बाइड, चौथा ऑप्शन है एल्यूमिनियम अलाई।
तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि आउटसाइड माइक्रोमीटर के एनविल और स्पिंडल के फेस कौन से धातु से बने होते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन कार्बाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रॉस इज एन अलाई ऑफ, ब्रॉस का मिश्र धातु कौन सा है, जो क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है कॉपर एंड जिंक, दूसरा ऑप्शन है कॉपर एंड टिन, तीसरा ऑप्शन है कॉपर एंड एल्यूमिनियम, चौथा ऑप्शन है कॉपर एंड लीड। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि ब्रॉस का अलाई स्टील कौन सा होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉपर एंड जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कटिंग एंगल ऑफ चीजल फॉर चिपिंग माइल्ड स्टील इज, माइल्ड स्टील की चिपिंग करते समय चीजल का कटिंग एंगल कितना होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 45 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 50 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 55 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 60 डिग्री। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि माइल्ड स्टील के चिपिंग के लिए चीजल के एंगल कितना होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 55 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर सॉइंग कास्ट आयरन द कूलेंट यूज्ड, कास्ट आयरन के सॉइंग मतलब कास्ट आयरन की कटिंग करते समय कौन से कूलेंट का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है वाटर, दूसरा ऑप्शन है ड्राई एयर, तीसरा ऑप्शन है केरोसिन, चौथा ऑप्शन है सोल्यूबल ऑयल। तो जो क्वेश्चन है पूछा था कि कास्ट आयरन की कटिंग करते समय कौन से कूलेंट का उपयोग करते हैं, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ड्राई एयर। मतलब जो कास्ट आयरन होता है हमारा सेल्फ लुब्रिकेटेड मटेरियल होता है, तो जनरली इसके कटिंग या फिर ड्रिलिंग करते समय कोई कूलेंट उपयोग नहीं करते और जब यूज करते हैं तो कंप्रेस्ड एयर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल मेटल्स इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोजन, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग जंग लगने से बचाने के लिए किया जाता है। कोरोजन मतलब जंग होता है। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग जंग लगने से बचाने के लिए किया जाता है, उसके लिए पहला ऑप्शन है कॉपर, दूसरा ऑप्शन है जिंक, तीसरा ऑप्शन है निकेल और चौथा ऑप्शन है क्रोमियम कोटिंग। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग जंग लगने से बचाने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वर्नियर विवेल प्रोटेक्टर 23 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी वर्नियर डिवीजन, वर्नियर विवेल प्रोटेक्टर में 23 डिग्री को कितने वर्नियर डिवीजन में बांटा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 25, दूसरा ऑप्शन है 20, तीसरा ऑप्शन है 12, चौथा ऑप्शन है 10। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि वर्नियर विवेल प्रोटेक्टर में 23 डिग्री को कितने वर्नियर डिवीजन में बांटा गया है, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर एंड ब्रश शीट आर, क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि कॉपर और ब्रश ये मेटल किस प्रकार से होते हैं शीट मेटल के, इसमें मतलब हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं या फिर मेलेबल होते हैं। जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कॉपर और ब्रश शीट किस प्रकार से होते हैं, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है हार्ड एंड ब्रिटल, दूसरा ऑप्शन है मेलेबल एंड डक्टाइल, तीसरा ऑप्शन है मेलेबल एंड ब्रिटल और चौथा ऑप्शन है हार्ड एंड डक्टाइल। तो क्वेश्चन में जो पूछा था कॉपर और ब्रश शीट किस प्रकार से होते हैं, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेलेबल एंड ब्रिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग जॉइंट इज सुइटेबल फॉर रोटेटिंग रूटिंग वर्क, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ रूटिंग कार्य के लिए उपयुक्त है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है लैप जॉइंट, दूसरा ऑप्शन है बट जॉइंट, तीसरा ऑप्शन है हिंज जॉइंट, चौथा ऑप्शन है डबल ग्रू सिम जॉइंट। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जॉइंट रूटिंग कार्य के लिए उपयुक्त है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डबल ग्रू सिम जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंट स्निप इज यूज्ड फॉर, बेंट स्निप का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रिमूविंग द बर, मतलब बर को निकालने के लिए, दूसरा ऑप्शन है मेकिंग होल ऑन द शीट, मतलब शीट मेटल में होल बनाने के लिए, तीसरा ऑप्शन है बेंडिंग ऑफ द शीट, मतलब शीट मेटल को बेंड करने के लिए, या फिर चौथा ऑप्शन है कटिंग द शीट अलॉन्ग कर्व लाइन, मतलब कर्व लाइन को कट करने के लिए शीट मेटल में बेंड स्निप का उपयोग करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि बेंड स्निप का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कटिंग द शीट अलॉन्ग कर्व लाइन, मतलब शीट को कर्व लाइन में काटने के लिए बेंड स्निप का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनाइडिंग एंड नाइट्राइडिंग आर टू मेथड ऑफ, साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग दो मेथड कौन से इसमें आते हैं, कौन से हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में आते हैं, जो क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है हार्डनिंग, दूसरा केस हार्डनिंग, तीसरा टेम्परिंग और चौथा ऑप्शन है नॉर्मलाइजिंग। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग यह दो मेथड हीट ट्रीटमेंट के कौन से प्रोसेस में आता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केस हार्डनिंग। मतलब केस हार्डनिंग को सरफेस हार्डनिंग भी कहा जाता है, जिसमें साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग प्रोसेस आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टफनेस इन स्टील इन इंक्रीज एंड ब्रिटलनेस इज डिक्रीज बाय अ हीट ट्रीटमेंट ऑपरेशन कॉल्ड एज, स्टील में कठोरता बढ़ जाती है और भंगुरता को हीट ट्रीटमेंट ऑपरेशन द्वारा कम किया जाता है,
तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एनलिंग, दूसरा ऑप्शन है नॉर्मलाइजिंग, तीसरा ऑप्शन है टेम्परिंग, चौथा ऑप्शन है केस हार्डनिंग। तो क्वेश्चन में जो पूछा था कि स्टील में कठोरता कठोरता बढ़ा दी जाती है और भंगुरता को हीट ट्रीटमेंट ऑपरेशन द्वारा कम किया जाता है, तो इसे कौन सा प्रोसेस कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टेम्परिंग। इस तरह से आज के क्लास में हमने आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है। और इसी तरह के डेली क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें।